वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी बेटे, उसमें हम लास्ट में बिल्कुल एंडिंग पे जब आ रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। आज हम वहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन बचा होता उस आर्टिकल का, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। स्थित विद्युत स्थिति ऊर्जा के प्रश्न कर रहे थे। आज उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हम करेंगे और आगे उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन पढ़ेंगे। चार्ज पार्टिकल की, कोई चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में डाइपोल के बारे में। ये सारी बात आज डिस्कस करनी है। कुछ क्वेश्चंस भी बेस्ड उस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चटपटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। राइट, अब बेटे स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। ये लास्ट में बिल्कुल एक क्वेश्चन बचा होता आपका लास्ट क्लास में कि a charge q moves along the path pqrs in an electric field E which is directed towards positive x-axis. pqrs have the coordinates a b 0 2a 0 0 a minus b 0 0 0 0 respectively. What is the work done by electric field in this process? ये हमारे पास में बेटे इंग्लिश में, इसी का पूरा हिंदी वर्जन है नीचे। अब ये क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी में पूछा हुआ है, उसके बाद मेडिकल में आया हुआ है, और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इस क्वेश्चन को समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है मेरा। क्वेश्चन कतई टफ नहीं है। अगर इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। कई बार हम अलग अलग पाथ का वर्क डन निकालते हैं, फिर सारे वर्क डन को ऐड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमारे पास में बहुत चटपटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा मेथड है। सीधा सीधा हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है पाथ इंडिपेंडेंट आता है। तो हम अभी बात करने वाले बेटे उस पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन की कहां से कहां ले जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है पी से लेके कहां ले जाएंगे, इसको एस पर ले जाएंगे। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पी से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पर ले जाएंगे, एस पर। तो बेटे सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, देखो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास में पी क्यू आर से ए बी 0 ए कॉमा बी कॉमा 0, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और पी से एस पर हम सीधा ले जाएंगे, चाहे पाथ के थ्रू ले जाओ कैसे ले जाओ बेटे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पी से एस पर अपन सीधा ले जाते हैं इसको। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी कॉमा 0, एस के कोऑर्डिनेट्स देखो आप, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। तो यहां से एस जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। यानी अगर आपसे पी एस वेक्टर कैलकुलेट कराया जाए, क्योंकि कहां से कहां जा रहे हैं हम, पी से एस पे जा रहे हैं, तो पी एस वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। 0 माइनस ए यानी माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप 0 के कैप, ये हमारे पास में आ गया पी एस वेक्टर माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। अब देखो हमारे पास में फोर्स हमको गिवन है बेटे एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कितना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है जिसको मूव करा रहे हैं, क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एफ वेक्टर को हम लिख सकते हैं बेटे क्यू ई आई कैप। अब आपको फोर्स पता है वेक्टर फॉर्म में, कांस्टेंट है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पता है। क्या इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते हम, बहुत आसानी से इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों वर्क डन आएगा हमारे पास में एफ वेक्टर डॉट पी एस वेक्टर। एफ कितना है, क्यू ई आई कैप डॉट माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे हो जाएगा 0, यानी माइनस क्यू ई ए, दैट इज द वर्क डन। कितना वर्क डन हो जाएगा, माइनस क्यू ई ए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसको पूछा हुआ है एग्जाम्स में पहले और अभी भी आ सकता है। अब जो हम बात कर रहे हैं बेटे, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचने वाले थे, बस टाइम हो गया था अपना। आज हम जो एग्जांपल्स करेंगे इस पे बेस्ड, और ये एक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेडिकल के बच्चों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस साल इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो आप इस पे फोकस करोगे, इस आर्टिकल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, अलग आर्टिकल नहीं है कुछ भी, ये आर्टिकल आप सबको पहले से आता है, बस मैं तो इसको ब्रशअप कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जो आपको पता है पहले से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि होता है ना आई बला को टाल तू, जाई बला को टाल तू, मंत्र पढ़ पढ़ के अपन भूत को बाहर निकालते हैं ना बॉडी में से, ऐसे ही आपके मन में भरा हुआ है, इसकी थ्योरी आपको पता है पहले से, 11th क्लास में आपने पढ़ी हुई है।
मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, उसमें आपने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, उन्हीं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इसमें यूज में लेंगे। वो आर्टिकल है, सिंपल सा है, ज्यादा कठिन आर्टिकल नहीं है। आवेशित कण की विद्युत क्षेत्र में गति। आप ऐसे सोचो बेटे, अगर मान लो आपको कोई भी विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आवेशित कण को रख दिया जाए। आवेशित कण धनावेशित हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल सा केस ले रहे हैं हम, ये हमको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ई वेक्टर, मान लिया जाए आपने यहां पे एक आवेशित कण रख दिया, इस पे Q, उसका द्रव्यमान है m, और यहां पे बेटे हम ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, ग्रेविटी को जीरो लेके चल रहे हैं फिलहाल इस आर्टिकल में। बाद में देखेंगे ग्रेविटी भी लेके आएंगे हम, अलग अलग केस पढ़ेंगे इसके। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं ग्रेविटी नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो इसमें क्या केस होगा, देखो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं और चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है, उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट इज द QE फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है तो यह बल नियत लगता है, और यह बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी आवेशित कण किधर गति करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, राइट। तो इस आवेशित कण पर एक बल लग जाएगा बेटे विद्युत क्षेत्र के समांतर, कितना बल लगेगा, QE। इस QE बल के कारण इस आवेशित कण को एक त्वरण मिल जाएगा, और वो त्वरण कितना होगा बेटे, QE बटे m। अब आपसे पूछते हैं किसी समय t पर इसका वेग कितना होगा, तो किसी समय t पर इसका वेग कितना हो जाएगा, at। v बराबर u प्लस at, u 0 है, इसको छोड़ रहे हैं आवेशित कण को, तो v बराबर at कितना आ जाएगा, a कितना है हमारे पास में, QE बाई m गुणा t। अगर आपसे पूछते हैं भाई ये x दिशा है, ये y दिशा है, y दिशा में कितना चलेगा, ये y बराबर चलेगा हाफ at स्क्वायर। a का मान हमको पता है, ये हाफ at स्क्वायर, इसका विस्थापन आ जाएगा किसी समय t पर। ये हमने सिंपल बात की है बिल्कुल, जहां पे कहीं का कोई भी लेना देना नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा त्वरण है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र है, केवल विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। अब हम इसमें केस ले रहे हैं अलग अलग। पहला केस लिया हमने, जब बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, और इसमें केस फर्स्ट लिया है। एक एक चीज को समझते हैं, जो मैं भी आपको समझा रहा था। पहला लिखा है इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो मान लो जीरो है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है पार्टिकल को वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दी है। तो पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा बेटे, QE। कितना एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का, QE बाई m, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमको वेलोसिटी निकालने किसी टाइम t पर, तो क्या लगाएंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहां से v कितना आ जाएगा हमारे पास में, v आ जाएगा बेटे 80, और a की वैल्यू कितनी है, QE बाई m इंटू t। ये आ जाएगी वेलोसिटी किसी टाइम पर। डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा वो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देंगे, u 0 है, यानी कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, हाफ at स्क्वायर, a कितना है, हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगी डिस्टेंस हाफ at स्क्वायर, हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। जब प्रारंभिक वेग शून्य हो, वेग की दिशा, एक ही बात है जो अपन ने पूरा इंग्लिश में पढ़ा है अभी, ये इसका जस्ट हिंदी रूपांतरण है, हिंदी वर्जन 2 रूपांतरण है हिंदी का। जो भी बात की उसी में हिंदी में लिखा हुआ है बेटे, जो हिंदी के बच्चे को समझ लें। प्रारंभिक वेग जीरो दिया हुआ है, कितना त्वरण आ गया इसका, QE बाई m, ये त्वरण आ गया हमारे पास में QE बाई m, इतना त्वरण आ गया। 30 समय बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80 से u 0 है, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 80, इसमें भी u को 0 कर देंगे, तो दूरी कितनी आ जाएगी, हाफ at स्क्वायर, और a का मान कितना है, QE बाई m। तो आप यहां से सीधा सीधा इसका जो भी रिलेशंस पूछते हैं, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, एज पर द क्वेश्चन हमको उसका रिप्लाई करना होगा, उसका हमको आंसर देना होगा, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में बात कर रहे हैं केस 2 लिया हमने इसमें, इनिशियल वेलोसिटी। ये केस 2 इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटे, अब ध्यान देते हैं यहां पे, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी आपको u, किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम ऐसा करते हैं,
इस डायरेक्शन को x ले लेते हैं और ऊपर की डायरेक्शन को y ले लेते हैं, राइट। एक डायरेक्शन को x लिया, एक हमने y लिया। ग्रेविटी का इफेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, अभी भी कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना होगा, 0, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन नो रिटार्डेशन इन x डायरेक्शन। क्यों होगा ऐसा बेटे, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन, नो रिटार्डेशन नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए फोर्स जरूरी होता है, और फोर्स लग रहा है इसका y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कोई रिटार्डेशन नहीं होगा। तो यहां पे x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कोई रिटार्डेशन नहीं है बेटे। y डायरेक्शन की बात की जाए तो y डायरेक्शन में दिख रहा है आपको कितना एक्सेलरेशन होगा, QE/m, क्योंकि केवल और केवल इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है y डायरेक्शन में। किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। तो कितना फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, QE फोर्स लगता है, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा y डायरेक्शन में, QE/m, दैट इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ये तो हो गई सिंपल सी x और y में। मैं बिल्कुल आपको ना उस तरह से रिलेट कर रहा हूं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे हम, प्रक्षेप गति पढ़ते थे, उसमें भी याद करो बेटे प्प्रक्षेप गति में x दिशा में कोई त्वरण कोई मंदन नहीं होता था, कोई एक्सेलरेशन कोई रिटार्डेशन नहीं होता था, बिकॉज there is no force along x-axis, hence particle will move with constant velocity along x-axis and this constant velocity remains constant during whole journey of the particle। पूरी यात्रा में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। तो यहां से हमारे पास में ax कितना आ गया 0, ay कितना है QE/m, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कोई रिटार्डेशन नहीं है। इसका मतलब x डायरेक्शन में जो भी आपने वेलोसिटी दी है पार्टिकल की, ध्यान से सुनना, x डायरेक्शन में जो भी आपने वेलोसिटी दी है पार्टिकल की, वो पूरी की पूरी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द जर्नी, बिल्कुल भी चेंज होगी पूरी जर्नी में। क्योंकि अभी मैं 2-3 बार बोल चुका हूं लगातार, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, फोर्स चाहिए। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इन सब के लिए बेटे फोर्स चाहिए। मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया, ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, क्योंकि आप लोगों के रिप्लाई देख देख के ना एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी का संचार हो रहा है। मुझे एक बार रिप्लाई तो दिखा दो भाई, बिना रिप्लाई देखे एनर्जी का संचार हो गया। जब बच्चों के रिप्लाई देखेंगे तो कितनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी बॉडी से, बहुत ज्यादा। सर जी जूम की जगह लाइव क्लास नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटे, अभी कर तो रहे हैं लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस होंगी धीरे धीरे एक एक करके। डीकेपी सर की क्लास कब है? कल है बेटे शायद डीकेपी सर की क्लास, सबकी क्लास आएंगी 1 बाय 1 करके। तो बेटे अब अपन आगे बढ़ते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो हो गई थी अचानक से, फिजिक्स वाले हैं ना, तो एनर्जी फ्लो होती है। एंड WLC का मैं समझ नहीं पाया बेटे, वेलकम, अच्छा एंड वेलकम, ओके, मैं क्या थोड़े से शॉर्ट वर्ड समझ नहीं पाया। दिल से स्वागत किया आपने भूप सिंह जी ने, वेरी गुड बेटे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने जो AX AY की बात की थी पूरी पूरी, अब बेटे अब देखो ध्यान दो, अब हमको पाथ वगैरह निकालना हो पार्टिकल का, तो सबसे पहले x डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी की बात की जाए तो Vx तो हमेशा ही u रहेगी, क्योंकि ना तो कोई एक्सेलरेशन है ना ही कोई रिटार्डेशन है x डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, u रहेगी। ये तो हो गई x डायरेक्शन की बात। अब बात करते हैं अपन y डायरेक्शन की वेलोसिटी की, वो कितनी हो जाएगी u + at। y में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी किधर है, x डायरेक्शन में है, तो कितनी आ जाएगी बेटे, QE/m × t। ये हो जाएगी वेलोसिटी y डायरेक्शन किसी टाइम t पे। x डायरेक्शन में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो x होगा बेटे u × t, तो यहां से आप चाहो तो t निकाल सकते हो x/u। y डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे आपसे तो y आ जाएगा ½ at², यानी ½ QE/m, और t कितना बेटे x²/u²। देखो प्यारे बच्चों यहां से कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², और y प्रोपोर्शनल टू x² किसको बताता है, पैराबोला को। किसकी समीकरण आई, परवलयिक समीकरण आएगी, पैराबोलिक पाथ होगा। इसका पथ कैसे होगा बेटे, परवलयिक होगा। ये आ गया हमारे पास में y = ½ ax²/v²। a कोई कांस्टेंट है, QE/m को उन्होंने a लिखा हुआ है, तो ½ ax²/u²। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, एक परवलय का समीकरण है। यानी अगर कण को या आवेशित जो कण दे रखा है उसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत आप प्रक्षेपित करते हो तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ होगा बेटे परवलयिक पथ, पैराबोलिक पाथ होगा, राइट। तो ये अपने पास में एक सीधा सीधा मैंने पूरे ड्राइव भी किया है, कैसे पाथ आता है सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं एक बार।
यहाँ पे देखो एक पथ पूरा पाथ दिखाया हुआ है, इसका पाथ कैसा होगा, इसका पैराबोलिक पाथ ये रहा अपने पास में। पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी थी आपने एक्स डायरेक्शन में, अब पार्टिकल वाई में जाता जाएगा लगातार, तो ये जो पाथ है ये कैसे हो जाएगा, इसका पैराबोलिक पाथ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, मैंने अभी कुछ देर पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें डायरेक्शन ऊपर हुई थी, तो उस वाले डायग्राम पार्टिकल पाथ कैसे हो जाता, ऐसा पाथ हो जाता, ऊपर की ओर चला जाता। यानी जो क्यू ई बाई एम एक्सेलरेशन है वो है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा उस डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन लगेगा पार्टिकल पर क्यू ई बाई एम, तो पार्टिकल उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपसे कई बार इसमें पूछ लेते हैं विक्षेपित कितना हुआ पार्टिकल, जैसे पार्टिकल को वास्तव में इस पथ पे जाना था, तो किसी समय टी पर जब ये बाहर निकलेगा तो ये इसका विक्षेप हुआ वाई, और वाई हमने निकाल चुके हैं पहले ही, ये रहा एक पैराबोला का पाथ है, ये इसका विक्षेप भी बोला जाए, यानी डिफ्लेक्शन की पार्टिकल अपने एक्चुअल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितनी डिस्टेंस से डिफ्लेक्ट हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पार्टिकल ये जा रहा था बेटे सीधा, पार्टिकल इधर ही चलता रहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी पार्टिकल पोजीशन कहां है, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, वाई से अगर डिफ्लेक्ट होता है पार्टिकल तो वाई कितना होगा वो हमने लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये अपने पास में एक सिंपल सा केस था। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटे, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा, कोई क्वेश्चन पूछा है क्या कुछ, बेटे नेगेटिव चार्ज होगा, मेरे पास क्वेश्चन आया नहीं बट मुझे सामने से मिल रहा है कि सर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। नेगेटिव चार्ज पे बेटे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरह से जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का पाथ है, तो इसका जस्ट अपोजिट ले लो आप, ये नेगेटिव चार्ज का पाथ होगा। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर माना है, अगर ये ई वेक्टर है तो ये तो होगा पॉजिटिव चार्ज बेटे, और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डिफरेंस रहेगा। बाकी अगर चार्ज का मास सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, तो पाथ बिल्कुल सेम आएगा, जस्ट एक आएगा क्लॉकवाइज तो दूसरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आप समझ सकते हो। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है बेटे। इज दैट क्लियर? ओके बेटे, तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन था सामने, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बीच में जस्ट बता दिया था कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा बेटे, नेगेटिव चार्ज के केस में जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधे सीधे उसकी एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन है बेटे। एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास को अपन एम ई मान लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, ये इसकी होगी काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पूरी कैलकुलेट करनी तो 2 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इसका पूरे का रूट, ये वेलोसिटी निकलेगी बेटे मीटर पर सेकंड में। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पे बेटे एज सच बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसकी थियोरेटिकल चीजें हैं। जो पहला क्वेश्चन इस पे बनता था वो सिर्फ यही पूछते हैं कि अगर पार्टिकल को किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उसका पाथ कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। इसका पाथ कैसा होगा बेटे, पैराबोलिक पाथ होगा। अगर जैसे एक बच्चे ने अभी पूछा था डाउट कि सर अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होते ही पाथ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर पहले प्लस वाई में डिफ्लेक्शन हो रहा था तो वो माइनस वाई में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इतना सा डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं बेटे, अगला आर्टिकल थ्योरी का ही है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं इसको हिंदी में। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर देन दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटो, मेरे पास क्या बच्चों कमेंट नहीं आ रहा यार, चल रहा है नेट। बेटा आप सब लोग सुन तो पा रहे हो ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है।
हाँ बेटे, डाइपोल की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके सामने लिखा हुआ है मैंने हेडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है वो बात करेंगे अपन। विद्युत द्विध्रुव, मैं बता रहा था आपको कि जब दो आवेश एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक रख दिए जाए, बहुत ज्यादा पास रख दिए जाए, उन आवेशों का परिमाण बराबर हो, नेचर अपोजिट हो, प्रकृति विपरीत हो उनकी। when two charges of equal magnitude opposite nature are placed close to each other then they form electric dipole। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल जैसे मान लो NaCl, HCl, ये सारे एग्जांपल्स लिखे आपके सामने। NaCl है Na+Cl- H+Cl- एटसेट्रा। डाइपोल क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is termed as electric dipole। जैसे -q और +q है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। बेटे डिस्टेंस 2l लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, डिस्टेंस 2l लेने का लॉजिक एक ही है। क्या डिस्टेंस, क्या लॉजिक है? क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं, इसलिए ऐसा लेते हैं हम। तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल देखो बेटे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के Na+Cl- H+Cl- एटसेट्रा। An isolated atom is not a dipole। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। An isolated atom is not a dipole because center of positive charge and coincides with center of negative centers। नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज उनका सेंटर कोइंसाइड करता है। जैसे मान लो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक सर्कल में, अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। जो एटम होता है ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता और उनका सेंटर सेम होता है बेटे, सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं उसको। जो कोइंसाइड करता है तो उनके बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस 0 मान लेते हैं हम, और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। किसका? आइसोलेटेड एटम का। डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे अभी। डाइपोल मोमेंट से पहले अपन उसको समझ लेते हैं। और भी है, जैसे मान लो कोई भी हमने कोई भी ऐसे न्यूट्रल एटम लिया, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो फिर डाइपोल दर काम करने लगता है। जैसे मान लो आपने ऐसे समझो कि एक हाइड्रोजन लिया, इसमें एक प्रोटॉन है मान लो और एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझते हैं हम इसको। अब अगर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए बेटा, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इसको प्लेस कर दिया। जैसे इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाती है पूरी पूरी, और ये शेप हो जाएगी इसकी इस तरह से। ये पूरा प्लस इधर कट हो जाएगा, माइनस इधर कट हो जाएगा। कब? जब इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है। कब? जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ध्यान से सुन लेना, कब करेगा ये? जब इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को गायब करेंगे ये वापस क्या हो जाता है बेटे? न्यूट्रल हो जाता है। तो फिर ये डाइपोल की तरह काम नहीं करता। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। किसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्ज हैं, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी P से इसको डिनोट किया जाता है। P होगा बेटे Q इंटू 2L। कितना होगा? P इंटू Q इंटू 2L। P इक्वल्स टू, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी दिशा होगी, और इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है। P से इसको डिनोट किया जाता है, P वेक्टर से। तो ये होता है बेटे डाइपोल मोमेंट। यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगी? चार्ज इनटू लेंथ, यानी कूलम इनटू मीटर। और कूलम क्या होता है? T1A1। लेंथ की होगी L1, तो यूनिट क्या, डायमेंशन क्या हो जाएगी? L1 T1 A1, दैट इज द डायमेंशंस। यही बात हिंदी में लिखी हुई है। अब हमें इसके क्वेश्चन करने, देखो सबसे पहले क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, जो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी में करा देता हूं मैं। यहां पे क्वेश्चन करते हैं अपन डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने आपके सामने, यहाँ पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, या मैं एक अगले पेज पे ले लेता हूं इस क्वेश्चन को बेटे। ये एक हमारे पास में एक ट्राइंगल बनाया मैंने, ध्यान देना इस पे। इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर भी प्लस क्यू है, और इधर है बेटे -2q। इसकी साइड r, ये साइड भी r, ये साइड भी r। आपसे पूछा है फाइंड डाइपोल मोमेंट। फाइंड डाइपोल मोमेंट, इसका आपको द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। करो बेटे जल्दी से, मैं आपके रिप्लाई कर रहा हूं। प्लीज हिंदी में बोल रहा हूं बेटे। विद्युत द्विध्रुव
सर टेस्ट चार्ज क्या होता है? सोनिया बेटा आप सर पिछले क्लास में नहीं थे, टेस्ट चार्ज मैंने आपको समझाया था अच्छे से। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं बेटे, जिसकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल होती है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट यूनिट लेके चलते हैं उसको टेस्ट चार्ज को। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, चाहे पोटेंशियल को डिफाइन करें हम, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें, सब में टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है बेटे। तो उसकी डायमेंशंस और उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है कंपैरेटिवली जिस चार्ज के फील्ड में लेके आ रहे हैं उसको। जैसे क्यू चार्ज के फील्ड में अगर आप एक क्यू नॉट चार्ज लेके आते हो, अगर उस क्यू नॉट की डायमेंशंस, उस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड क्यू के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो उसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट मान लेते हैं बेटे। √3QR, भूप सिंह का आंसर है √3QR। बिल्कुल देखो बेटे, पहले तो इसको डाइपोल बनाते हैं हम सबसे पहले। ये हमारे पास में एक ऐसे ट्राइंगल बनाया था मैंने आपके सामने, इधर था प्लस क्यू, इधर भी था बेटे प्लस क्यू। इस क्यू को तोड़ दे दोगे माइनस क्यू और माइनस क्यू। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, तो एक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये हो जाएगी। इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। इधर भी कितना होगा बेटे Q इंटू आर, इधर भी कितना होगा Q इंटू आर। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पर, तो क्या आ जाएगा भाई, क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू आर स्क्वायर कॉस 60 पूरे का रूट। ये आ गया हमारे पास में। सॉल्व करेंगे बेटे तो ये आ जाएगा √3QR, दैट इज द डाइपोल मोमेंट √3QR। बिल्कुल संजय सैनी √3QR, √3QR। ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आया है √3QR। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे हम इसी पे बेस्ड, डाइपोल पे बेस्ड। ये हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, इसको वाई एक्सिस मान लिया। एक पॉइंट है यहाँ के जिसके कोऑर्डिनेट है बेटे 0, A। एक पॉइंट यहां पर है जिसके कोऑर्डिनेट है -A, 0। एक पॉइंट यहां माना है हमने जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, 0। एक पॉइंट इधर माना है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -A। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यहां पर चार्ज है -Q, इधर चार्ज है -Q, इधर चार्ज है -2Q, और यहां चार्ज रखा हुआ है बेटे प्लस का 4Q। ये एक सिस्टम बनाया मैंने आपके सामने, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सबके। आपसे पूछा है फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। फाइंड डाइपोल मोमेंट, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटे, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। जल्दी करो बेटे, देखें कितने अच्छे बच्चे सोल्व करते हैं। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। जल्दी करो, थोड़ा सा स्पीडली करो बेटे। क्योंकि अभी हमें द्विध्रुव आघूर्ण को रखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र में। अभी बच्चों के आंसर नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है आप लोगों को टाइम लगने लग जाता है बेटे। जय इम्पल्स, आयुष मीना का 3√2QA, 3√2QA। और लोग भी निकालो बेटे। एक का आंसर आया है रजत नेहरा, जय VPS। बिल्कुल बेटे, जय VPS, जय APS, जय इम्पल्स, जय सभी की जय हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी जय बोलते हैं अपन, सबकी जय हो। 2√2QA, 3√2QA। आंसर्स आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, किसी का 3√2Q आ रहा है, किसी का 2√2 आ रहा है, ट्वाइस Q आया है, 2√2QA, 3√2QA।
अब देखो सबसे पहले तो ये सोचो क्या ये द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे, पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, यस और नो। पहले आप मुझे यस और नो बताएं, क्या बेटे द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, पहले आपके आंसर आना चाहिए यस और नो में। अगर द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा ही नहीं मान लो, तो फिर हम कैसे इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, द्विध्रुव नहीं बनेगा तो पहले तो बताओगे कि क्या द्विध्रुव बनेगा, यस और नो। अगर द्विध्रुव बनेगा तो फिर मैं अभी सॉल्व करता हूं, आपके आंसर आ जाए मेरे पास जल्दी से, यस और नो। क्या द्विध्रुव बनेगा, आंसर आ रहे हैं 3√2QA, यानी आप मान चुके हो द्विध्रुव बनेगा, तभी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं यस यस यस, बिल्कुल सबके आंसर यस आ रहे हैं बेटे। अब देखते हैं तो द्विध्रुव बन रहा है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। देखो मैं इसको डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं एक फ्रेश पेज में। हमारे पास में ऐसे डायग्राम था बेटे, इस तरह से डायग्राम था, यहां पे था 4Q, इधर था -Q, इधर भी -Q, इधर -2Q, तो मैंने -Q प्लस Q, इधर भी +Q और एक +2Q, इसके तीन टुकड़े कर दिए +4Q के। इधर क्या था बेटे -Q, इधर भी कितना था -Q, इधर कितना है -2Q। अब देखना बेटे एक द्विध्रुव आघूर्ण ये बन गया, एक द्विध्रुव आघूर्ण ये बन गया, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, और एक -2Q और एक 2Q ऊपर है, इनका भी द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा ये इस -2Q की जगह से। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा इसको P1 लिख देते हैं, कितना होगा, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √2a, कितनी हो जाएगी Q × √2a। ऐसे ही बेटे इधर P2 लिख देते हैं, कितनी होगी Q × √2a। ये डिस्टेंस कितनी है a, ये डिस्टेंस भी कितनी है a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2a, चार्ज कितना 2Q, तो एक यहाँ पे बन जाएगा P3, और वो कितना होगा बेटे 2Q × 2a। यानी अब हमारे पास में एक तरह से तीन द्विध्रुव आघूर्ण हो गए, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। ये कितना है, ये है बेटे 4QA, ये कितना है, ये है Q या √2QA, ये भी कितना है √2QA। अब ध्यान देना बेटे ये डिस्टेंस कितनी है a, ये डिस्टेंस भी कितनी है a, यानी ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी है a, ये डिस्टेंस भी कितनी है, ये वाली कितनी है a, ये एंगल हो गया 45। तो ये जो दोनों के बीच का एंगल है बेटे ये कितना हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि ये भी 45, ये भी 45, ये 90, ये 45, ये 45, ये 90, ये एंगल कितना हो गया 45 + 45 90। तो ये टोटल एंगल कितना बेटे, ये भी 45 है, ये भी 45 है, यानी ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट किए हैं, एक कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो जो P नेट आया आपके पास में वो देखो ध्यान से, ऊपर एक तो पहले से था 4QA, यानी 4QA तो पहले से था, प्लस इनका रिजल्टेंट यानी √2QA cos 45, √2QA cos 45, 2√2QA cos 45 प्लस 2√2QA cos 45, कितना आ गया बेटे 4QA प्लस cos 45 होता है 1/√2 कट जाएगा, यानी 2QA। तो आंसर कितना आ गया 6QA। बताओ अब इसमें कितना डिफरेंस है, 2√2QA प्लस 2Q, अभी भी 2Q आ रहा है। अरे देखो बेटे इन दो के बीच की डिस्टेंस कितनी है a प्लस a, कितनी हो गई 2a, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना 2Q, तो 2Q × 2a 4QA, तो ये हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है बेटे, ये भी a है, ये भी a है, तो कितनी डिस्टेंस हो गई √2a, a² + a² अंडर √2a, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है q, तो q × √2a ये हो गया, q × √2a ये हो गया सेम। मैंने इसको डायग्राम इधर बनाया अलग से, 4QA तो इधर है, q × √2a, q × √2a, इनके बीच के एंगल बेटे 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो आप चाहो तो कंपोनेंट कर लेंगे, इधर क्या आएगा √2QA cos 45, इसका भी √2QA cos 45, यानी 2√2QA cos 45, 2√2QA cos 45, cos 45 √2 कट गया, 2QA + 4QA, कितना आ जाएगा 6QA, 6QA। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आ गए बेटे, अब मेरे हिसाब से हमको समझ आ जाना चाहिए 6QA आंसर सही है, बिल्कुल ज्यादातर बच्चों का 6Q आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड बेटे। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से आपके डाइपोल मोमेंट के फंडे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कहीं आप नहीं फंसोगे,
क्योंकि इसमें मैंने हर पॉसिबल केस लेने की कोशिश की है, एंगल भी आ गया इसमें, और कैसे चार्ज को तोड़ना है, कैसे ब्रेक करना है वो भी आ गया। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं डायपोल के बारे में। अगर डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या उसके इंपैक्ट आते हैं, वो बात करने जा रहे हैं बेटे अपन। हम बात कर रहे हैं कि अगर डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर क्या क्या फर्क पड़ता है, कैसे होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या होता है वो हम डिटेल में बात कर रहे हैं, अभी ध्यान देना बेटे। इसमें दो केस होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको अगले पेज पे ले चलते हैं इस आर्टिकल को अपन, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेज हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बिल्कुल एक फ्रेश पेज पे आते हैं। ये अपने पास में एक फ्रेश पेज, बिल्कुल इस पे अपन बात कर रहे हैं। अगर हमने डायपोल को यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया, पहले मैं हिंदी लिख देता हूं इस बार, कुछ हिंदी के बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी में लिखो, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख देते हैं तो क्या होता है। अब बेटे ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझना है इसको ढंग से हमको। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिमेन सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों कांस्टेंट रहती हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी टाइम के साथ ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई मान लिया बेटे। अब जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मान लो मैंने डायपोल रख दिया, एक डायपोल है जिसका मतलब इस पे प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, डायपोल हो गया अपने पास में। अब ध्यान देना बेटे, इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा डायपोल पे, कितना फोर्स लगेगा बेटे, क्यू ई, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और वो फोर्स भी कितना होगा, क्यू ई। अरे प्यारे बच्चों देखो बेटे, जब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब सीधी सी बात है नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। यानी किसी भी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं समान परिमाण के विपरीत दिशा में, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और परिणामी बल कितना हो जाएगा बेटे, उस पर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा जीरो, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लो अच्छे से आप लोग, एफ नेट जीरो। कब की बात की जा रही है सारी, ये सारी बात की जा रही है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डायपोल रख दिया तो उस पे बेटे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब बहुत सीधा सा क्लियर है, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में अगर आप सुनना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर फोर्स नहीं लग रहा इसका मतलब डायपोल मूव नहीं करेगा, उसकी रैखिक गति नहीं होगी, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, उसकी बिल्कुल भी गति नहीं करेगा, घूम सकता है वो। हम जो बात कर रहे हैं फोर्स, देखो दो चीज होती है बेटे, एक तो होता है बल, एक होता है बलाघूर्ण। बल क्या करता है, बल रैखिक गति उत्पन्न करता है, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेटरी मोशन का कॉज होता है फोर्स। विदाउट फोर्स यू कैन नॉट सीज ट्रांसलेटरी मोशन और यू कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी इफेक्ट्स इन ए बॉडी। अगर बॉडी, कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो उसको आपको मूव कराना है, एक लीनियर मोशन देनी है, उसके लिए आपको उस पर फोर्स लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो यहां पे नेट फोर्स कितना निकल रहा है बेटे, नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब सीधी सी बात है, एफ नेट जीरो। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन लेना बेटे, नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन। यानी रैखिक गति नहीं, कोई रैखिक गति नहीं होगी। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए बेटे फोर्स का होना जरूरी है। अगर लीनियर मोशन नहीं है, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, होगी बिल्कुल भी नहीं होगी ट्रांसलेटरी मोशन बिना फोर्स के। तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, बल आघूर्ण लगेगा नहीं लगेगा उसकी बात करेंगे। अभी बल कितना हो गया बेटे, जीरो, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं क्या इस पर बल आघूर्ण लग सकता है, लग सकता है बोल रहा हूं मैं, लगेगा नहीं लगेगा उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बोल रहा हूं क्या लग सकता है बल आघूर्ण, ये भी अपन चेक करते हैं बेटे। अभी एक मिनट रुको, तो रुक जाओ।
हाँ जी, अब देखते हैं बेटे क्या बल आघूर्ण लग सकता है या बल आघूर्ण लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले तो यहां पे दो बल लग रहे हैं समान परिमाण के विपरीत दिशा में, तो ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, बल युग्म का निर्माण होगा। When two equal forces in magnitude opposite in sense acts at different points, then they form force couple and force couple produce torque। जब दो बल किसी भी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगते हैं, समान परिमाण के हो, अलग अलग बिंदुओं पर लगे, तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और बल युग्म बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। लेकिन इसमें एक शर्त ऐसी आएगी बेटे जिसमें बल आघूर्ण भी जीरो हो जाएगा। तो अभी हम उस शर्त की तरफ चलते हैं कि बल आघूर्ण जीरो कब हो सकता है। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र था एक समान, जिसमें आपने अभी डाइपोल को रखा हुआ था, ऐसे आपने डाइपोल को रखा था, इस पर एक बल लग रहा था इस दिशा में जिसको मैंने QE मान लिया, ये प्लस चार्ज मान लो, एक माइनस चार्ज इस पर बल लग रहा है QE विपरीत दिशा में। अब हम देखें बेटे इस बिंदु के सापेक्ष इस दूरी को मैंने x मान लिया, इस दूरी को मैंने y मान लिया, और जो विद्युत क्षेत्र के साथ इसका कोण है, इस कोण को भी हमने थीटा मान लिया, ये कोण मान लो थीटा है, ये x है बेटे, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। अगर ये x है तो ये लंब दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई x sin थीटा, ये लंब दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y sin थीटा। इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति होगी, तो बेटे बलाघूर्ण लगेगा तो कितना लगेगा, देखो भाई QE x sin थीटा प्लस QE y sin थीटा, या हम लिख सकते हैं QE x प्लस वाई साइन थीटा। x प्लस वाई क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी टॉर्क कितना आ गया हमारे पास में QEL, या इसको 2L लेते हैं दूरी को, तो QE 2L साइन थीटा, और बेटे Q गुणा 2L को क्या लिख देंगे हम, P लिख देंगे। ये क्या आ गया, तो फाइनली PE साइन थीटा, या टॉर्क को लिख देंगे हम P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आ गया हमारे पास में बल आघूर्ण P क्रॉस E। कितना आ गया बेटे, P क्रॉस E, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ये बल आघूर्ण आ गया। अब P क्रॉस E लग रहा है, वापस लिखते हैं इसको, तो टॉर्क कितना है हमारे पास में, टॉर्क आ गया अपने पास में PE साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर थीटा को मैं जीरो कर दूं, थीटा को क्या कर दें हम, जीरो कर दें, यदि यानी इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो और 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू या तो जीरो या 180 डिग्री हो, तो उस केस में टॉर्क कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, टॉर्क निकलेगा जीरो। यानी टॉर्क भी जीरो हो सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था ना कि मे बी, एक तो संभावना है और एक होगा, टॉर्क मे बी और टॉर्क मस्ट बी। यहां पे टॉर्क की मे की बात कर रहे हैं अपन, कब कब टॉर्क जीरो होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। PE साइन थीटा टॉर्क निकला है, तो थीटा की वैल्यू जीरो है हमारे पास में, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 180 है, तो भी साइन 180 जीरो होता है, यानी टॉर्क कितना निकलेगा, जीरो। कब, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल चीजें रखी हो, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा है, तो जीरो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉर्क अधिकतम कब होगा। देखो इसमें टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी बेटे, टॉ मैक्सिमम कब निकलेगा, और वो कितना होगा, PE होगा, कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो यहां पे दो केस में टॉर्क की वैल्यू जीरो है, कब कब, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। यानी अगर टॉर्क जीरो हो जाता है, 0 डिग्री पर भी टॉर्क जीरो है, 180 डिग्री पर भी टॉर्क जीरो है, दोनों केस में जीरो है। जब टॉर्क भी जीरो हो, फोर्स भी जीरो हो, तो उसको बोलते हैं बेटे साम्य अवस्था, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एक केस में तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है, एक में होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स तो हमेशा ही जीरो है। लेकिन कुछ केस में टॉर्क भी जीरो है, और दो केस हैं, वो कौन कौन से केस है, एक तो है 0 डिग्री पर, एक है 180 डिग्री पर, दोनों ही अवस्था में टॉर्क जीरो है। तो यहां पे जो बल आघूर्ण लग रहा है वो जीरो होगा। उसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर साम्य अवस्था में होगा कौन, द्विध्रुव। द्विध्रुव बेटे इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, और द्विध्रुव इक्विलिब्रियम भी दो तरह की पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं 0 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर हो गया, 0 डिग्री एंगल होगा तब होगा, और एक 180 डिग्री एंगल होगा तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं बेटे, ये अपन अभी तो क्योंकि क्लास का टाइम हो गया तो अभी पूरा हो नहीं पाएगा ये, अगली क्लास में वापस आपको इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल जो भी इक्विलिब्रियम होगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और डाइपोल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां कितना कितना होता है, ये सारी बातें करेंगे। तो अगली क्लास में हम डाइपोल के साथ मिलेंगे बेटे और डाइपोल में क्वेश्चंस भी करेंगे। मैक्सिमम 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर 0 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सबके आंसर करेक्ट है बेटे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।